नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संसद में सोमवार 15 दिसंबर को बीजेपी सांसद संबित पात्रा द्वारा उठाए गए नेहरू दस्तावेजों के कथित तौर पर गायब होने के सवाल पर केंद्र सरकार ने साफ किया कि प्रधानमंत्री मेमोरियल एंड लाइब्रेरी यानी पीएमएमएल से जवाहरलाल नेहरू से जुड़े कोई भी कागजात गायब नहीं हुए हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में बताया कि इस वर्ष पीएमएमएल के वार्षिक निरीक्षण में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया और यह सवाल ही नहीं उठता कि दस्तावेज अवैध रूप से हटाए गए हों। उन्होंने यह भी कहा कि पीएमएमएल में फिलहाल दस्तावेजों का वार्षिक ऑडिट नहीं होता। सरकार के इस लिखित जवाब के बाद कांग्रेस ने बीजेपी और मोदी सरकार पर झूठा प्रचार फैलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि संसद में सच्चाई सामने आ गई है और पूछा कि क्या अब माफी मांगी जाएगी। यह विवाद सितंबर से चल रहा था, जब पीएमएमएल सोसाइटी के एक सदस्य ने सोनिया गांधी से नेहरू से जुड़े निजी दस्तावेजों तक पहुंच की मांग की थी। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी ने बिना तथ्यों के यह आरोप फैलाया कि सोनिया गांधी ने 51 बक्सों में नेहरू के कागजात हटवाए थे, जबकि अब सरकार ने खुद इसे खारिज कर दिया है। नेहरू के पेपर गायब होने के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने अलग से बयान जारी किया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी का झूठ धराशायी हुआ, सच सामने आया। बीजेपी ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया था कि सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से जुड़े कागजात निकलवा लिए थे। ये कहा गया था कि 51 डिब्बों में ये कागजात ले जाए गए। इसी साजिश को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने संसद में पूछा कि क्या प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से जुड़े दस्तावेज गायब है। कांग्रेस ने कहा कि ये वो सच है जो अब सामने आया है। बीजेपी के इस झूठे प्रोपेगेंडा को उस वक्त मीडिया ने भी खूब चलाया था। प्रधानमंत्री कार्यालय से आए व्हाट्सएप के आधार पर बिना तथ्यों की जांच किए खबरें चलाई गई। क्या अब मीडिया इस सच को दिखाएगा? क्या मीडिया बीजेपी की इस आपराधिक साजिश का पर्दाफाश करेगा? बीजेपी और नरेंद्र मोदी को इस झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के बाद पश्चिम बंगाल के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 58.20 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। आयोग के आंकड़ों के अनुसार इनमें करीब 24.1 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं, जबकि लगभग 19.88 लाख ऐसे हैं जो स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं। इसके अलावा 12.20 लाख मतदाता लापता और 1.38 लाख डुप्लीकेट या फर्जी प्रविष्टियां और 57,604 नाम अन्य कारणों से डिलीट करने के लिए प्रस्तावित हैं। यह ड्राफ्ट सूची दावों, आपत्तियों और सुनवाई के बाद जारी की गई है, जबकि अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी, जो आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले अहम मानी जा रही है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राज्य में विवाद गहरा गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी ने चुनाव आयोग और भाजपा पर मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा का कहना है कि यह कदम अवैध प्रवासियों से जुड़े वोट बैंक पर रोक लगाने के लिए जरूरी है। एसआईआर को लेकर अन्य राज्यों ने भी विरोध, कानूनी चुनौतियां और बीएलओ पर दबाव के आरोप सामने आए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। स्पेशल जज पीसी एक्ट विशाल गोगने ने कहा कि पीएमएलए के तहत दायर शिकायत संज्ञान योग्य नहीं है, क्योंकि यह एक निजी शिकायत पर आधारित है और इसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित अपराध या एफआईआर के अभाव में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच और अभियोजन सुनवाई योग्य नहीं है और इस आधार पर ईडी की शिकायत खारिज कर दी। अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, इसीलिए आरोपों के दोष गुण पर फैसला करना फिलहाल समय पूर्व होगा। बता दें कि ईडी ने गांधी परिवार, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, यंग इंडियन और अन्य पर एजेएल यानी एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियों को कथित धोखाधड़ी से हासिल कर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने फैसले को राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए कहा कि बिना किसी लेन देन के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप निराधार है।
कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने नेशनल हेराल्ड मामले पर कहा कि जब मैंने इस मामले की पैरवी शुरू की तो मैंने अदालत से कहा था कि यह एक बहुत ही अजीब मामला है जहां पैसों का एक पाई भी लेन देन नहीं हुआ है, अचल संपत्ति का 1 मिलीमीटर भी लेन देन नहीं हुआ है, सारी संपत्तियां एजेएल के पास ही हैं और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। एजेएल का 90% हिस्सा अब यंग इंडिया नामक एक अन्य कंपनी के पास है, बस यही हुआ है। यह मामला संज्ञान लेने लायक नहीं है और यहाँ आप देख सकते हैं कि भाजपा ने कितना हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने अतिशयोक्तियों का ढांचा बना दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने मंगलवार 16 दिसंबर को राज्यसभा में महिला फ्रंटलाइन वर्कर्स की समस्याओं को जोरदार ढंग से उठाया। शून्यकाल के दौरान उन्होंने आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत काम करने वाले सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के कम वेतन और बढ़ते कार्यभार पर चिंता जताई। सोनिया गांधी ने कहा कि सार्वजनिक सेवा वितरण में अहम भूमिका निभाने के बावजूद ये कार्यकर्ता कम मानदेय और सीमित सामाजिक सुरक्षा के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि आशा कार्यकर्ता टीकाकरण, मातृ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, लेकिन उन्हें अब भी स्वयं सेवक माना जाता है। सोनिया गांधी के मुताबिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार से केवल 4,500 रुपए और सहायिकाओं को 2,250 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज में विभिन्न स्तरों पर लगभग 3 लाख पद खाली हैं, जिससे लाखों महिलाएं और बच्चे जरूरी सेवाओं से वंचित हैं। सोनिया गांधी ने केंद्र से राज्यों के साथ मिलकर सभी खाली पद भरने, समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने और फ्रंटलाइन वर्कर्स के वेतन में केंद्र के योगदान को दोगुना करने की मांग की। साथ ही उन्होंने 2500 से अधिक आबादी वाले गांवों में अतिरिक्त आशा कार्यकर्ता नियुक्त करने और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने की भी अपील की। लोकसभा में मनरेगा की जगह लाने के लिए प्रस्तावित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 को पेश किए जाने पर विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार पर रोजगार के कानूनी अधिकार को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए बिल को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि मनरेगा ने पिछले 20 वर्षों में ग्रामीण गरीबों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देकर अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है और इसे किसी की सनक के तहत बदला जा रहा है। प्रियंका ने चेतावनी दी कि मांग आधारित फंडिंग की जगह नॉर्मेटिव फंडिंग से ग्राम सभाओं की भूमिका घटेगी और राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, क्योंकि केंद्र का योगदान अधिकांश राज्यों के लिए 60% तक सीमित किया जा रहा है, जो कि पहले 90% था। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि नया कानून विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और इसमें रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 किए गए हैं। वहीं कांग्रेस ने इसे महात्मा गांधी की विरासत पर भी हमला बताया, जबकि शशि थरूर ने गांधी का नाम हटाने का विरोध किया। एनडीए सहयोगी टीडीपी ने भी फंडिंग पैटर्न पर चिंता जताते हुए बिल को संसदीय स्थायी समिति को भेजने की मांग की। शशि थरूर ने मनरेगा का नाम बदले जाने का संसद में कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मैं प्रस्तावित बिल वीबीजी रामजी बिल को पेश किए जाने का विरोध करना चाहता हूं, जो हमारे देश और हमारे देश के अपने सबसे कमजोर नागरिकों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता के लिए एक बहुत ही दुखद और पीछे ले जाने वाला कदम है। इससे पहले उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर भी दी थी। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि सरकार के प्रस्तावित नए जी रामजी बिल में मनरेगा का नाम बदलने को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। ग्राम स्वराज की अवधारणा और राम राज्य का आदर्श कभी परस्पर विरोधी नहीं रहे, बल्कि ये गांधी जी की चेतना के 2 जुड़वा स्तंभ थे। ग्रामीण गरीबों के लिए बनी योजना में महात्मा का नाम हटाना इस गहरे जुड़ाव को नजरअंदाज करता है। उनकी आखिरी सांस राम के नाम की थी। ऐसी जगह बंटवारा करके गांधी जी की विरासत का अपमान ना करें, जहाँ कोई बंटवारा था ही नहीं। मनरेगा की जगह विकसित भारत जी रामजी बिल 2025 पेश किए जाने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजनीति और योजना इसीलिए होनी चाहिए जिससे जनता को लाभ पहुंचे। मनरेगा से बहुत से लोगों को काम मिलता था। आज की महंगाई में मानदेय कैसे बढ़े और इस योजना से किसान को कैसे जोड़ा जाए जिससे किसान को भी लाभ पहुंचे, यह देखना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि आप पूरा भार राज्य सरकार पर डाल देंगे, राज्य सरकार केंद्र पर डालेगी। अभी बहुत सारे राज्यों को मनरेगा का पैसा ही नहीं मिला है। मुख्यमंत्रियों राज्य सरकारों के सामने ये संकट पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि वे लोग इस योजना को लेकर आ रहे हैं जिन्हें पता है कि राज्य और केंद्र में योजनाओं को लेकर पैसा न आने की वजह से बहुत नुकसान होता है, तो नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है।
अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सबसे ज्यादा नाम बदलने का रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया है तो वो यूपी सरकार है और केंद्र सरकार अब यूपी सरकार की नकल कर रही है। वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक कथित स्क्रीनशॉट साझा करते हुए भारतीय पत्रकारिता की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। स्क्रीनशॉट में इंडिया टुडे मैगजीन के लिए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के साथ किए गए 1 घंटे के इंटरव्यू से जुड़ा संदेश दिखाया गया है, जिसमें इंटरव्यू को टीवी पर दिखाने से पहले आरबीआई गवर्नर की टीम द्वारा एडिटेड ट्रांसक्रिप्ट देखने और उसे क्लियर करने की शर्त का जिक्र है। शीतल सिंह ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि अगर यह तथ्य सही है कि भारत के एक सबसे बड़े मीडिया समूह ने आरबीआई गवर्नर के इंटरव्यू को प्रकाशित या अपलोड करने से पहले उनके कार्यालय को स्क्रिप्ट और वीडियो दिखाने की शर्त स्वीकार की, तो यह पत्रकारिता की बुनियादी सिद्धांतों पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह बात साफ समझनी होगी कि तकनीकी फैक्ट चेक और सामग्री की पूर्व स्वीकृति में जमीन आसमान का अंतर है। पहला पत्रकारिता को मजबूत करता है जबकि दूसरा उसे कमजोर करता है। दुनिया की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्रकारिता परंपराएं इस पर एकमत हैं। रॉयटर्स हैंडबुक स्रोतों को अप्रूवल के लिए सामग्री दिखाने से मना करती है। बीबीसी एडिटोरियल गाइडलाइंस प्री ब्रॉडकास्ट वेटिंग की अनुमति नहीं देता और एसपीजे कोड ऑफ एथिक्स पत्रकारों को सत्ता से स्वतंत्र रहने की जिम्मेदारी सौंपता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचे जाने के वायरल वीडियो को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। इस मामले में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नीतीश कुमार पर कड़ा हमला बोला। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वह नीतीश कुमार को व्यक्तिगत रूप से जानती और उनका सम्मान करती हैं, इसीलिए एक युवा मुस्लिम महिला का नकाब खींचते हुए उन्हें देखना उनके लिए बेहद हैरान करने वाला था। उन्होंने सवाल उठाया कि इसे उम्र का असर माना जाए या मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने को सामान्य बनाने की कोशिश। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों का इसे मनोरंजन की तरह देखना और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि शायद अब नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने का समय आ गया है। बता दें कि वायरल वीडियो में नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देते समय एक मुस्लिम महिला आयुष डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटाते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद आरजेडी और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सत्ता पक्ष पर तीखा हमला बोला है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।